हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज से हमारे पास 14 दिन बचे हैं। तो इनमें कल मेरे पास कमेंट आया था कि आप जीएफ एंड आरएसआर की ट्रिक्स बताओ याद करने की। तो आज मैं आपके लिए जीएफ एंड आर की ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। हम लास्ट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे वाला तो हमें लगभग याद ही होता है, इसलिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं और इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मैं सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करके डाल दूंगी, पर कोशिश करूंगी कि पूरा ही डाल दूं। ट्रिक्स के साथ काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है मैंने और कहीं से कॉपी नहीं की है, खुद से ही बनाई है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं ऐसे बोल के बता देती हूँ, आप अपने नोट्स या बुक को सामने रख लेना और इसमें से पढ़ लेना। जैसे चैप्टर 17 है 279 से 293 तक। तो इसमें जो 279 है वो उसमें तो ओनली क्षेत्र दे रखा है कि सहायता अनुदान इत्यादि का क्षेत्र, और इसमें इम्पोर्टेंट भी यही है कि सिर्फ इसका हेडिंग पूछी जा सकती है। 279 सहायता अनुदान इत्यादि का क्षेत्र। फिर 280 में है सहायता अनुदान के सामान्य सिद्धांत। तो पहले वाले में तो क्षेत्र आ गया, दूसरे में सामान्य सिद्धांत आ गए। फिर 281 में है विशिष्ट सिद्धांत। ये तीनों एक जैसे हो गए, पहले तो उसका क्षेत्र दे दिया, फिर सामान्य दे दिया, फिर विशिष्ट दे दिया। फिर ऐसे ही 282 में है विशिष्ट अनुदान के लिए समयावधि। ये 281 से ही रिलेट कर रहा है, विशिष्ट अनुदान और विशिष्ट अनुदान के लिए समयावधि। और 283 अब यहाँ तक तो हमें याद रह जाता है क्योंकि शुरुआत के है 282 तक तो हमें याद रह जाता है। फिर 283 से हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है 283 कि हमने ना जॉब लगने के बाद में इतना बड़ा भवन बनाया कि हमारा फ्रेंड आकर के बोलता है कि ये तेरा ही घर है, तेरा ही भवन है। उसने 4 बार पूछा आपसे, तो आपने भी 8 बार जवाब दिया हाँ ये मेरा ही भवन है। तो इससे क्या हुआ, भवन हाँ ये 13 से 83, और आपने जैसे 8 बार जवाब दिया तो 8, और 3 मंजिल भवन बनाया तो 3, 283 इस ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद में है 284 में उपयोगिता प्रमाण पत्र। फिर आप अपने फ्रेंड को उपयोगिता बता रहे हो उस भवन की कि ये इसकी उपयोगिताएं हैं, तो वो बोलता है कि नहीं ये नहीं है उपयोगिताएं। फिर वो किस में बोलेगा, पहले तो आप बोलोगे 284 में कि ये उपयोगिताएं हैं, फिर वो बोलेगा ये उपयोगिताएं नहीं है 285 में। फिर 286 में आप उसको अपने भवन के डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, ये उसको ये विश्वास कराने के लिए कि ये मेरा ही भवन है। तो 283 में हो गया उपयोगिता प्रमाण पत्र। अब पत्र का इसका परिशिष्ट भी पूछा जा सकता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र का परिशिष्ट। तो परिशिष्ट को कैसे याद रखेंगे, पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, LETTER। तो जैसे डबल टी आता है ना तो वो 1 की तरह लगता है, तो इससे याद रखना है उपयोगिता प्रमाण पत्र का परिशिष्ट है 11। और इसी तरीके से मैं आपको साथ में 2 परिशिष्ट और बताती हूँ। एक तो अनुदान का बंध पत्र। तो जब किसी को बांध रहे थे तो वो बोलता है नो मुझे मत बांधो, तो 9 से 9 हो गया। और अनुदान का रजिस्टर हो गया 12 में। अनुदान का रजिस्टर 12 में। 12 कैसे याद रखेंगे, उस इंसान को बांध तो दिया, हाँ तो परिशिष्ट 12 में है उसका जो बंध पत्र का रजिस्टर है। तो रजिस्टर कहाँ भेज दिया, रजिस्टर 12 भेज दिया, 12 जिला है ना, तो 12 से याद रखना परिशिष्ट 12। फिर आते हैं 287 पे। तो 287 में क्या है, हमने उस दोस्त को तो दिखा दिया कि ये डॉक्यूमेंट से, पर हमने क्या उसके लिए लोन ले रखा था भवन के लिए, तो उस लोन का भुगतान करना है अब हमें। तो 287 में है भुगतान, और वो लोन क्या बोल रहा है कि मैं तो तेरे साथ साथ ही चल रहा हूँ, 7 से 287, 7 से 7। अब है 288, अब जिसको भुगतान करा है उस अधिकारी के कर्तव्य 288 में। फिर 289 में है जिला परिषद और पंचायत समिति को अनुदान। तो जिला परिषद ये ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें जैसे गांवों का आ रहा है पंचायत समिति, तो जो गांव के लिए वो आई थी ना नवी अनुसूची आई थी, तो 9 से 9 याद रख लेंगे 289
और 90 में है, 290 में है निजी निक्षेप खाता। तो हमारे अकाउंट में जैसे कोई पूछता है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो हम बोलेंगे कि मैं तुझे क्यों बताऊं, क्योंकि आपके अकाउंट में 0 बैलेंस था। तो 0 था इसलिए इससे 0 हो गया, निजी निक्षेप खाता हो गया। अब आपके अकाउंट में कितना कोष है आप किसी को क्यों बताओगे? कोष से याद रखना कोषागार में खुलता है निजी निक्षेप खाता। अब 291 में है छात्रवृत्ति और मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर। तो अब छात्रवृत्ति कब मिलती है? जब आप फर्स्ट रैंक पे आते हो। तो ऐसे याद रखना 291 में है 1 से हो गया फर्स्ट रैंक से हो गया छात्रवृत्ति, और छात्रवृत्ति का बंध वो जीए है, जीए 112। अब ये 12 कैसे याद रखेंगे कि जब हम 12 साल के थे तब से हमें छात्रवृत्ति मिल रही थी, और उसमें एक बच्चा ऐसा था जो 12 साल से छात्रवृत्ति ले रहा था और A ग्रेड ला रहा था, और A ग्रेड ला करके वो डॉक्टर बन गया पढ़ते पढ़ते। तो ऐसे हो गया जीए 112 का तो हो गया छात्रवृत्ति, और 112A का हो गया मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर। और अब है 292 में क्या है कि दो लोग आए, बोलते हैं हमें अनुदान दे दो। जैसे आप अधिकारी हो तो आप 2 लोग में से आपको एक को ही दे सकते हो। तो आप ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप किसको दोगे। तो 2 में आ गया विवेकाधीन अनुदान। और 293 में अगर 3 लोग आते हैं अनुदान लेने के लिए तो आप किसी को भी दे सकते हो। तो ये अन्य तरीके का अनुदान हो गया। ये तो हो गई हेडिंग। अब है ना, मैं आपको इस चैप्टर के अंदर की इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और सब हम याद भी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए जो भी इसमें से मुझे इम्पोर्टेंट लगता है सिर्फ मैं वो चीज़ें बता देती हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि ट्रिक से याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अनुदान का बंध पत्र हो गया परिशिष्ट 9 से किसी को बांध रहे हैं तो बोल रहा 9 मत बांधो, तो परिशिष्ट 9 हो गया। बंध पत्र नहीं लेने का निर्णय प्रशासनिक विभाग लेगा। अब जैसे किसी को बांध रहे हैं तो वो कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर के बोलता है कि इसको मत बांधो, तो उसका निर्णय किसने लिया? प्रशासनिक विभाग ने। बंध पत्र की शर्तें निर्धारित करने में किससे सलाह ली जाती है? विधि विशेषज्ञ और वित्तीय सलाहकार। वी से याद रखना, वित्तीय विशेषज्ञ और वित्तीय सलाहकार। और बंध पत्र से किस किस को मुक्त किया गया है? एक तो जो सरकार ने स्थापित की है वो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। अब ये सोसाइटी का एक्ट 1958 है, ये भी याद रखना है। और ये कैसे याद रखेंगे? सोसाइटी में टी पार्टी हो रही, टी से टी पार्टी हो रही, इसमें 8 लोग हैं, ऐसे 8 याद रखना। 53 और 58 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 53 है भूमि अवाप्ति अधिनियम। एक तो जो सरकार ने स्थापित किया उनको बंध पत्र से मुक्त किया गया है। एक जो जिनका बजट सरकार बनाती है उनको बंध पत्र से मुक्त किया गया है, और जिनके प्रबंधन मंडल में सरकार का प्राप्त प्रतिनिधित्व है, और एक जो सरकार से सहायता प्राप्त है। अब सहायता अनुदान जब देते हैं तो उसके साथ में 2 प्रतिभूति ली जाती हैं। तो ये 2 प्रतिभूति लेने, 1 मिनट, हाँ, प्रतिभूति लेना आवश्यक नहीं है, इसका निर्णय भी प्रशासनिक विभाग करेगा, प्रशासनिक अधिकारी करेगा, इसे याद रख लेना। और ऑडिट ऑडिट जब करते हैं तो कौन कौन से लेखे बनाते हैं ये याद रखना। RIB, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 बनते हैं इसमें खाते। तो जो है ना वाणिज्यिक संस्थान होती है, जो कमर्शियल होती है, जिनका कमर्शियल जो भी होती है उनका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है कि प्रॉफिट कमाना होता है। तो उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जगह P&L अकाउंट बनाया जाएगा। और 2 लाख रुपए तक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए, जो सिर्फ 2 लाख तक अनुदान प्राप्त करती है उनके लिए सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना होगा। और एक है 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की ऑडिट कौन करेगा? वित्त विभाग का पैनल करेगा। अब ये कैसे याद रखेंगे? पैन आता है 5 रुपए का, पैनल से याद रखना 5 लाख रुपए। और इसके सदस्य का, इसमें सदस्य कौन होते हैं? लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं, जिनकी मैक्सिमम एज हो सकती है 65 साल, और वैसे 3 साल का कार्यकाल होता है जिसमें 2 साल की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये ऐसे याद रखना कि सेवानिवृत्त होते हैं 60 साल में, प्लस 5 का पैन है तो 5 साल ऐड कर देंगे, 65 साल। और पहले तो 3 का पैन आता था, फिर 2 की वृद्धि हो गई तो 5, सब पैन से याद हो गया।
आई होप आपको याद हो रहा होगा। मैंने बहुत सोच समझ के ट्रिक्स बनाई है ताकि याद हो सबको। और ऑडिट है ना, एक लफाड़ के द्वारा की जाती है। स्थानीय निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग और महालेख इसकी जो सहायता अनुदान की स्वीकृति की प्रति किसको भेजी जाती है? महालेखाकार को और लफाड़ को, याद रखना है। और एक है जो विशिष्ट प्रकृति का अनुदान होता है, उसमें 1000 रुपए से अधिक की संपत्ति को एक स्थायी संपत्ति के रजिस्टर में रखा जाता है। अब ये किसे याद रखेंगे? स्थायी संपत्ति का रजिस्टर। अब वो 500 दे देगा, 1000 दे देगा, तो इसमें आपको याद रखना है कि जब आप लाइब्रेरी जाते हो तो आप की लाइब्रेरी स्थायी हो जाती है, कुछ टाइम बाद आप उसी में ही जाते हो, तो लाइब्रेरी की फीस ऑलमोस्ट कितनी होती है? 1000 रुपए। तो इससे आपको याद रखना है कि स्थायी हो गई 1000 रुपए में। 1000 से अधिक, 1000 से अधिक, से अधिक भी याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कि 1000 रुपए तक, इसलिए से अधिक भी याद रखना। से स्थायी से याद रखना, से अधिक। और जो 282 में समयावधि वो 1 साल की होती है। और ये उपयोगिता प्रमाण पत्र का परिशिष्ट हो ही गया। और ये हो गया, ठीक है। ये वाला चैप्टर तो हाँ, इसमें एक चीज और है कि जिसकी ऑडिट लफाड़ के द्वारा की, वैसे तो उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजा जाता है। ऐसे याद रखना कि वो जो दोस्त था उसको हम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स देखने वाला वो फ्रेंड के साथ महान था, तो महालेखाकार को भेजा जाता है वैसे तो उपयोगिता प्रमाण पत्र, पर अगर उसकी ऑडिट लफाड़ के द्वारा की जाती है तो लफाड़ के द्वारा महालेखाकार को भेजा जाता है। और एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है? पंचायत समिति में तो करता है खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, और जिला परिषद में करेगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि गांव में बीडीओ होगा तो वो करेगा। और इस पर प्रति हस्ताक्षर करता है, दोनों पर प्रति हस्ताक्षर करता है जिला अधिकारी। और नगर पालिका में हस्ताक्षर करता है अधिशासी अधिकारी। और प्रति हस्ताक्षर इसका थोड़ा अलग, इससे क्वेश्चन आ सकता है, प्रति हस्ताक्षर कौन करता है नगर पालिका में? तो इसमें करता है निदेशक स्थानीय निकाय, निदेशक स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासन विभाग के सहायक निदेशक या उप निदेशक। और पंचायती राज संस्थाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इसमें 1 प्रति महालेखाकार को, 1 प्रति संबंधित विभाग को। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अनुदान देने वाले विभाग को या प्रशासनिक विभाग को, दोनों में से एक आएगा। और 1 ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को, 4थी प्रति कार्यालय अपने रिकॉर्ड के लिए रखती है। और अनुदान का भुगतान करने, अनुदान की स्वीकृति के आधार पर अनुदान का जो बिल बनता है वो बनता है GA 110। और जो अधिकारी अनुदान स्वीकृत करता है उसका दायित्व होता है कि वह अनुदान की जांच करे कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान लिया था उसी उद्देश्य पर खर्च हो रहा है। तो इसके लिए वो निरीक्षण करता है और इस निरीक्षण की रिपोर्ट महालेखाकार को भेजता है। और यह रिपोर्ट महालेखाकार को भेजनी है या नहीं भेजनी, इसका निर्णय कौन करता है? महालेखाकार और विभागाध्यक्ष। और जो पंचायत समिति और जिला परिषद को जो अनुदान स्वीकृत होता है वो त्रैमासिक आधार पर होता है। सामान्य तो त्रैमासिक आधार पर, और जो विशिष्ट होता है वो मांग के आधार पर होता है। ठीक है गाइस, तो ये वाला चैप्टर तो हो गया। मैं जल्दी दूसरे चैप्टर पर वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू गाइस।